है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 72। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जैस्मिन हंसते हुए युनचे से बोलती है, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अगर तुम्हारे पास फीनिक्स ब्लड लाइन ना होता तो शायद कोई चांस था, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास फीनिक्स फ्लेम्स हैं इसलिए यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसने साफ किया कि 3 सुप्रीम फायर एट्रीब्यूट बीस्ट्स एक दूसरे से नफरत करते हैं, खासकर गोल्डन क्रो जो अपने एक्सट्रीमली इरिटेबल नेचर की वजह से कभी भी अपनी लेगेसी फीनिक्स ब्लड लाइन वाले को नहीं देगा। मैं तो बस चाहती हूं कि तुम वहां जाकर चेक करो कि गोल्डन क्रो की लेगेसी सच में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। अब आगे युनचे ने गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के बारे में पूछा कि क्या वहां कोई आम इंसान एंटर कर सकता है। इस पर युनचाओ ने साफ मना कर दिया। उसने समझाया कि वो वैली इल्यूसोरी डीमन रॉयल फैमिली के कंट्रोल में है और हर एंट्री के बाद उसे 5 साल के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि वहां के रिसोर्सेज फिर से भर सकें। उस जगह की अजीब एनर्जी के कारण वहां स्पिरिचुअल बॉडीज और ट्रेजर बहुत तेजी से पैदा होते हैं, इसलिए उस जगह पर आमतौर पर कोई भी, यहां तक कि रॉयल फैमिली खुद भी एंटर नहीं कर सकती। युनचे के दिमाग में एक और सवाल था। गोल्डन क्रो की इनहेरिटेंस है तो फायर का होना तो समझ आता है, लेकिन वहां लाइटनिंग क्यों है? युनचाओ को इसका जवाब नहीं पता था। उसने बताया कि यह उस वैली का एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। उसके पापा का अनुमान था कि शायद वहां कोई पावरफुल लाइटनिंग प्रोफाउंड बीस्ट रहता है या कोई लाइटनिंग प्रोफाउंड ट्रेजर मौजूद है। युनचे ने सिर हिलाया और डीमन इंपीरियल सिटी के नॉर्थ की तरफ देखा। उसके पास फीनिक्स की पावर होने की वजह से वो फायर की प्रोफाउंड एनर्जी को आम लोगों से बेहतर सेंस कर सकता था। उसे नॉर्थ में फायर की हल्की ऑरा महसूस हो रही थी और उसने अंदाजा लगाया कि गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली शायद उसी दिशा में है। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट 7 देशों में बंटा हुआ था, जिनके ऊपर 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स थे जो गार्डियंस के नाम पर सबको कंट्रोल करते थे। वहीं दूसरी तरफ इल्यूजरी डीमन रेल्म का इलाका प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से भी बड़ा था, लेकिन यहां टेरिटरीज नहीं बल्कि इल्यूजरी डीमन रॉयल फैमिली ही इसका सेंटर थी। पावर के मामले में अकेले डीमन इंपीरियल सिटी की ताकत प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के किसी भी एक सेक्रेड ग्राउंड के बराबर थी। शहर में घुसते ही प्रोफाउंड एनर्जी की डेंसिटी काफी बढ़ गई थी। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में जहां एक थ्रोन को देखना भी मुश्किल था, यहां ऐसे एक्सपर्ट्स भरे पड़े थे। यहां तक कि बेहद रेयर ओवरलॉर्ड्स भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। युन फैमिली की तरफ जाते हुए युनचे ने कम से कम 20 ओवरलॉर्ड्स की ऑरस को सेंस किया। इससे डीमन इंपीरियल सिटी की असली ताकत का अंदाजा हो रहा था, लेकिन फिर भी इतिहास में जब इल्यूजरी डीमन रॉयल फैमिली और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के बीच टकराव हुआ तो नुकसान इल्यूजरी डीमन फैमिली को ही उठाना पड़ा था। इससे लगता था कि ओवरऑल स्ट्रेंथ में वो अभी भी 4 ग्रेट सेक्रेड लैंड से थोड़ी कमजोर थे। आगे बढ़ते हुए युनचाओ ने इशारा किया, हम बस पहुंचने वाले हैं। सामने जो बड़ा सा गेट पर्पल रोशनी से चमक रहा है वही हमारा घर है। युन फैमिली उतनी बड़ी नहीं थी जितना युनचे ने सोचा था। इसका साइज उसके द्वारा तबाह किए गए बर्निंग हेवन क्लैन से भी छोटा था। जब वो दोनों गेट के पास नीचे उतरे तो अपने परिवार के दरवाजे को इतने सालों बाद देखकर युनचाओ की आंखों में एक पल के लिए हेजिटेशन झलक गई। उसने हिचकिचाते हुए युनचे से कहा, ब्रदर युन, भले ही मैं नाम का युन फैमिली का यंग पेट्रियार्क हूं, यहां बहुत से लोग मुझे पसंद नहीं करते। अगर कोई आपसे ठीक से पेश ना आए तो प्लीज बुरा मत मानना। युनचे ने समझदारी से सिर हिलाया और कहा कि वो सिर्फ युन फैमिली के पेट्रियार्क से मिलने आया है और उसे बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही युनचे ने युनचाओ के पीछे मेन गेट से अंदर कदम रखा, उसके इमोशंस एकदम से तेज हो गए। ये जमीन, ये हवा, सब कुछ उसके लिए अनजान था, लेकिन यही उसकी असली फैमिली थी। उसके शरीर में बहता खून इसी जगह से था। उसके असली मामी पापा यहीं थे। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं सच में यहां वापस आ गया हूं। युनचाओ की चोट काफी गंभीर थी, लेकिन वो अपने परिवार वालों को खुद को घायल हालत में नहीं दिखाना चाहता था। उसने अपनी पीठ सीधी की और चेहरे पर शांति का भाव लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे एक 20-30 साल का लड़का उनके सामने आ गया। युनचाओ को देखते ही उसके चेहरे पर एक नफरत भरी मुस्कान आ गई। अयो, ये हमारे महान यंग पेट्रियार्क युनचाओ नहीं हैं? आज इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? फिर उसकी नजर युनचाओ की चोट पर पड़ी और वो खुशी से जोर से हंस पड़ा। तो तुम घायल हो? नाम के लिए हमारे युन फैमिली के यंग पेट्रियार्क हो और फिर भी किसी से हारकर इतनी बुरी तरह घायल हो गए। हमारे युन फैमिली के लिए कितनी शर्म की बात है। उस आदमी के शब्द बेहद जहरीले थे। भले ही वो युनचाओ को यंग पेट्रियार्क कह रहा था, उसके लहजे में रिस्पेक्ट का नामो निशान नहीं था। युनचाओ ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, लेकिन उसने उसे इग्नोर करना बेहतर समझा। उसने युनचे से कहा, ब्रदर युन, उसे इग्नोर करो, मैं तुम्हें पापा से मिलवाता हूं। यह कहकर वो युनचे को लेकर आगे बढ़ गया।
इतने सालों में ऐसी चीजें सह सहकर उसे आदत हो गई थी। लेकिन वो लड़का रुका नहीं। उसने पीछे से एक और तुच्छ कमेंट किया, यो ओ ग्रेट यंग पेट्रियार्क, ये छोटी सी मिस्ट्रेस कहां से मिली? इतनी चिकनी स्किन है, मेरा भी मन कर रहा है उसे छूने का। लगता है तुम्हें समझ आ गया कि एल्फ क्लैन की उस हेवनली क्रेन पर तुम्हारा हाथ नहीं लगेगा, इसलिए अब एक छोटी कुतिया के साथ खेलने लगे हो। हा 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 हा। युनचे के कदम अचानक रुक गए। यह अब सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि एक बेहद गंदा अपमान था। युनशाओ ये सब सह सकता था, लेकिन युनचे नहीं। अगर वो ये सब सहता तो वो युनचे नहीं होता। जैसे ही युनचे मुड़ने वाला था, पीछे से एक साफ फटकार की आवाज आई। युनहाओ, तुम यंग पेट्रियार्क के साथ ऐसी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? जल्दी से माफी मांगो। एक क्लाउड व्हाइट कपड़ों में जवान आदमी उनकी तरफ आ रहा था। वो लगभग 25 साल का था और उसकी प्रोफाउंड ऑरा युनशाओ से कई गुना ज्यादा डेंस थी। युनहाओ ने उस आदमी को देखते ही अपना एक्सप्रेशन बदल लिया और एक पालतू कुत्ते की तरह उसे ग्रीट किया। युन शिन्युए ने उसे ठंडी नजर से देखा और फिर से फटकारा, सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी से यंग पेट्रियार्क से माफी मांगो। युनहाओ ने डरते हुए युनशाओ की तरफ मुड़कर सिर झुकाया। युनशाओ ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, ब्रदर शिन्युए, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो बस मजाक कर रहा था। युनहाओ ने भी झट से सिर हिलाया, हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और युनशाओ को एक ऐसी नजर दी जैसे कह रहा हो, तुम अपनी औकात जानते हो। युन शिन्युए ने ठंडा हम फिया किया और युनहाओ को वॉर्न किया। फिर उसका एक्सप्रेशन शांत हुआ और उसने युनशाओ से पूछा, छोटे भाई युनशाओ, तुम घायल हो? क्या हुआ? युनशाओ ने बात को टाल दिया कि चोट मामूली है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। युन शिन्युए की नजर फिर युनचे पर पड़ी। युनशाओ ने इंट्रोड्यूस कराया, ये मेरा नया दोस्त है युनचे, ब्रदर युन। ये मेरे फैमिली सीनियर हैं, ब्रदर शिन्युए। युन शिन्युए ने मुट्ठी बंद करके युनचे को ग्रीट किया और कहा कि युनशाओ कम ही किसी दोस्त को घर लाता है, इसलिए युनचे जरूर कोई खास इंसान होगा। युनशाओ ने गर्व से कहा, ऑफ कोर्स, ब्रदर युन सच में इनक्रेडिबल हैं। फिर उसने युन शिन्युए से इजाजत ली और अपने पापा से मिलने के लिए निकल पड़ा। युनचे की नजर एक पल के लिए युन शिन्युए पर पड़ी, फिर वो युनशाओ के पीछे चलने लगा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही एक बर्फीली ठंडक अचानक उसके पीछे से गुजरी। युनचे के ब्राउज सिकुड़ गए। उसने अपने कदम नहीं रोके, लेकिन मन ही मन सोचा, किलिंग इंटेंट। इस चीज को पहचानने में मैं कभी गलती नहीं कर सकता, और ये किलिंग इंटेंट युनशाओ पर नहीं बल्कि मुझ पर थी। मेरा युन फैमिली में आज पहला दिन है। मैं इससे पहले यहां किसी से नहीं मिला, फिर कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? इस शहर में आने से पहले मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। युनचे ने अचानक युनशाओ से पूछा, वो युन शिन्युए कौन है? उसकी प्रेस्टीज तुम्हारे यंग पेट्रियार्क होने से भी कहीं ज्यादा लग रही थी। युनशाओ ने लाचारी से मुस्कुराते हुए बताया कि युन शिन्युए का स्टेटस ज्यादा होना नेचुरल है। वो 7th एल्डर का बेटा है और इस जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट है। 27 साल की उम्र में ही वो टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के 4th लेवल पर है और उसने इस जनरेशन का इकलौता साइन प्रोफाउंड हैंडल भी अवेकन किया है। उसे युन फैमिली के दोबारा उठने की उम्मीद माना जाता है। युनशाओ ने यह भी बताया कि युन शिन्युए ने कभी उसकी बुलिंग नहीं की, बल्कि अक्सर उसकी मदद ही की है। युनचे ने टॉपिक बदलते हुए पूछा, क्या तुम भी सोचते हो कि वो युन फैमिली का अगला पेट्रियार्क बनने के लिए सुटेबल है? युनशाओ एक पल के लिए चौंक गया और फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मेरा यंग पेट्रियार्क का नाम सिर्फ एक मजाक है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए अगला पेट्रियार्क बनना इम्पॉसिबल है। अगर ये ब्रदर शिन्युए हैं तो मैं भी उन्हें सपोर्ट करूंगा। युनचे ने उसे गहरी नजर से देखा और एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, ये युन शिन्युए सच में सिंपल नहीं है। युनशाओ ने इस बात को गर्व से लिया और बोला, ऑफ कोर्स वो सिंपल नहीं है। वो हमारी जनरेशन का नंबर 1 पर्सन है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि युनचे के सिंपल नहीं है कहने का मतलब उसके सोच से बिल्कुल अलग था। युनचे ने एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ युनशाओ से एक अजीब सवाल पूछा, जब तुम 7th सिस्टर से मिलते हो क्या तुम हमेशा छिपकर मिलते हो? इस सवाल से युनशाओ चौंक गया और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और निराशा के भाव आ गए। उसने समझाया कि अंडर हेवन फैमिली उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उन्हें लगता है कि वो उनकी फैमिली की प्रिंसेस 7th सिस्टर के लायक नहीं है और उनका रिश्ता अंडर हेवन फैमिली की रेप्यूटेशन को बर्बाद कर देगा। पहले उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन 7th सिस्टर की जिद के आगे उनकी नहीं चली, इसलिए उन्होंने दोनों के मिलने पर ही पाबंदी लगा दी। पिछले 1 साल में वो सिर्फ 3 बार ही मिल पाए थे, वो भी शहर से 25 किलोमीटर दूर, ताकि कोई उन्हें देख न ले। युनचे ने सोचते हुए पूछा कि क्या उन दोनों के अलावा कोई और उनके मिलने के बारे में जानता था? युनशाओ ने साफ इनकार कर दिया।
उसने बताया कि न सिर्फ अंडर हेवन फैमिली बल्कि उसकी अपनी युन फैमिली भी इस रिश्ते के खिलाफ है, इसीलिए वो इस बात को पूरी तरह से राज रखता है। युनचे ने इस पर अपना अनुमान लगाया कि उन पर हमला करने वालों ने पूरी तैयारी की थी, जिसका मतलब है कि उन्हें उनके मिलने की जगह के बारे में पहले से पता था। उसने कहा कि सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यह है कि जब युनचाओ वॉइस ट्रांसमिशन भेज रहा था तो किसी ने पास से सुन लिया। युनचाओ ने इस बात को भी नकार दिया, कहते हुए कि उसने ट्रांसमिशन अपने कोर्टयार्ड से भेजा था जहां कोई नहीं था, और अगर किसी ने सुना भी होता तो वो युन फैमिली का ही कोई होता, जिनकी अंडर हेवन फैमिली से कोई दुश्मनी नहीं है। युनचे ने इस पर कुछ देर शांत रहना ही अहम समझा और कहा कि इस मामले की चिंता अंडर हेवन फैमिली को उनसे ज्यादा होगी। लेकिन युनचे को एक और बात अजीब लग रही थी। उसने कहा कि भले ही युन फैमिली अब डिक्लाइन में है, लेकिन वो एक समय पीक पर थी और अब भी 12 गार्डियन फैमिलीज में से एक है। युनचाओ इस फैमिली का यंग पेट्रियार्क है। इस हिसाब से उसे और सेवेंथ सिस्टर को एक परफेक्ट मैच होना चाहिए था, लेकिन उनके रिश्ते को ऐसे रिजेक्ट किया जा रहा था जैसे ये फैमिली की इज्जत का सवाल हो। उसने युन हाओ के डिसरिस्पेक्ट भरे बर्ताव का भी जिक्र किया और पूछा कि युन शाओ के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जाता है। यह सुनते ही युन शाओ के कदम रुक गए और उसके चेहरे पर गहरा दर्द छा गया। युनचे ने माफी मांगी, लेकिन युन शाओ ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसकी हालत देखकर किसी को भी अजीब लगेगा। फिर उसने वो राज बताया जिसे वो अपने दिल में दबाए हुए था। उसने कहा, लोग मुझे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि बचपन से ही दूसरों के मुंह से मैं हमेशा एक उठाया हुआ बास्टर्ड चाइल्ड रहा हूं। युनचाओ ने दुख भरी हंसी के साथ पूरी कहानी बताई। युन फैमिली को अपने प्रोफाउंड हैंडल की पावर पर गर्व है, जो 12 गार्डियन फैमिलीज में सबसे ऊपर मानी जाती है। लेकिन युनचाओ अपने हाथ पर बने प्रोफाउंड हैंडल मार्क को कभी एक्टिवेट नहीं कर पाया, यहां तक कि स्काई प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंचने के बाद भी नहीं। युन फैमिली में जिसके पास भी उनका ब्लड लाइन होता है, वो प्रोफाउंड हैंडल जरूर अवेकन कर पाता है। जब वो 5 साल का था तो ये खबर किसी ने पूरे शहर में फैला दी, और जब वो स्काई प्रोफाउंड रेल्म के बाद भी प्रोफाउंड हैंडल समन नहीं कर पाया तो ये अफवाह और भी पक्की हो गई कि वो अपने मामी पापा का असली बेटा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसके मामी पापा उसे बचपन में प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से लाए थे, क्योंकि डीमन एम्परर और लिटिल डीमन एम्प्रेस की मौत प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के लोगों के हाथों हुई थी। डीमन इंपीरियल सिटी उनसे सख्त नफरत करती थी, इसलिए एक प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से आया हुआ बास्टर्ड चाइल्ड होने के नाते उसे जहां भी जाता नफरत और अपमान ही मिलता। युनचे शांति से सुनता रहा। वो युनशाओ का दर्द समझ सकता था, क्योंकि उसने खुद 16 साल तक अपनी क्रिपल्ड प्रोफाउंड वेन्स की वजह से लोगों का मजाक झेला था। लेकिन युनशाओ की हालत उससे भी बदतर थी। उसने पूछा कि क्या उसके मामी पापा उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। इस पर युनशाओ की आंखों में गर्माहट आ गई और उसने कहा कि उसके मामी पापा उससे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा कहते हैं कि वो उनका ही बेटा है। उनके प्यार की वजह से ही वो इतनी नफरत के बीच जिंदा रह पाया। युनचे समझ गया कि अपने मामी पापा के लिए ही युनशाओ ने इतनी लगन से कल्टीवेशन किया और सारी नफरत को चुपचाप सहता रहा। यह सब सुनकर युनचे ने बिना हिचकिचाए युनचाओ के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जिसकी युनचाओ ने कल्पना भी नहीं की थी। युनचाओ, सीनियर युन से मिलने के बाद हम स्वॉन ब्रदर्स क्यों नहीं बन जाते? युनचाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हकलाते हुए बोला, स्वॉन ब्रदर्स? मैं ब्रदर युन के साथ? उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि युनचे जैसा शक्तिशाली इंसान उसके जैसे लायक न होने वाले इंसान के साथ भाई का रिश्ता जोड़ना चाहता है। युनचे ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, खुद को कम मत समझो। तुम 7th सिस्टर के लायक हो, युन फैमिली के यंग पेट्रियार्क की आइडेंटिटी के लायक हो, और उससे भी ज्यादा मेरे साथ स्वॉन ब्रदर्स बनने के लायक हो। उसने आगे कहा, इतने सालों से तुम अकेले ही सब कुछ सह रहे हो। स्वॉन ब्रदर्स बनने के बाद हम मुश्किलों का सामना साथ में करेंगे। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलूंगा। अगर तुम 7th सिस्टर के साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अगर कोई तुम्हें या तुम्हारे मामी पापा को बुली करता है तो तुम्हारी जगह पुराने हो या नए हिसाब मैं उनसे चुकवाऊंगा। युनचाओ की आंखें हिल गईं। युनचे के शब्द उसकी रूह में उतर गए। वो इतना भावुक हो गया कि उसकी आवाज ही घुट गई। युनचे ने मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे सीनियर यून से मिलवाओ, बाकी बातें हम बाद में कर सकते हैं। यून फैमिली का घर बड़ा नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद युनचाओ एक सुंदर और शांत कोर्टयार्ड के पास रुक गया। यह उसके पिता यून फैमिली के हेड का निवास था। लेकिन इस जगह की सादगी और सुनसानपन देखकर लगता नहीं था कि यहां फैमिली हेड रहते हैं। युनचे ने देखा कि यहां कदमों के निशान तक नहीं थे, जिससे साफ था कि यहां आमतौर पर कोई मिलने नहीं आता। युनचाओ ने अंदर जाने से पहले अपने कपड़े ठीक किए ताकि उन पर खून के दाग न दिखे
लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि युनचे उसके पीछे नहीं आया। मुड़कर देखने पर उसने पाया कि युनचे एक जगह खड़ा सामने घूर रहा था, जैसे उसकी रूह जिस्म से निकल गई हो। युनचे उससे कहता है कि कुछ नहीं, बस वो सीनियर युन से मिलने के लिए थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन सच्चाई ये थी कि युनचे, जिसने 2 जिंदगियां बिना मामी पापा के गुजारी थी, उसके लिए पिता का कॉन्सेप्ट बेहद अनजान और दूर का था। अब जब वो अपने असली पापा से मिलने ही वाला था, उसका लोहे जैसा मजबूत दिमाग भी पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। कई गहरी सांसें लेने के बाद आखिरकार उसने खुद को शांत किया। कोर्टयार्ड के अंदर का नजारा भी उतना ही सादा था। एक छोटा सा पवेलियन, एक पत्थर की मेज, कुछ स्टूल और हरे भरे पेड़ों का एक छोटा सा खेत। पास में एक पुरानी रटन की कुर्सी और एक उससे भी पुराना हथियार का रैक रखा था, जिस पर कोई हथियार नहीं था। युनशाओ ने धीरे से आवाज लगाई, पिता, क्या आप अंदर हैं? मैं एक दोस्त को लाया हूं। घर के अंदर से हल्की हरकत के बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई। आवाज बहुत नर्म थी, लेकिन उसमें एक ऐसी कमजोरी झलक रही थी जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। एक डॉक्टर होने के नाते सिर्फ आवाज सुनकर ही युनचे समझ गया कि इस शख्स की शारीरिक हालत कितनी खराब है। अचानक उसके दिल में एक तेज सुई चुभने जैसा दर्द हुआ। उसने अनजाने में अपना हाथ सीने पर रख लिया। वो सोचने लगा, क्या ये खून का रिश्ता है? दरवाजा खोला गया और वो दोनों अंदर गए। एक हरे कपड़ों वाला शख्स धीरे से मेज से मुड़ा। ये एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसका चेहरा बीमारी के कारण पीला पड़ चुका था। एक शक्तिशाली प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर होने के बावजूद उसके शरीर में बुढ़ापे के निशान साफ दिख रहे थे। युनचे के अंदर आते ही उसकी नजर उस आदमी पर टिक गई और वो आदमी भी उसे ही देख रहा था। उस आदमी ने मुस्कुराकर युनचे से उसका नाम पूछा। युनचे ने खुद को शांत करते हुए विनम्रता से जवाब दिया, इस जूनियर का सरनेम युन है और नाम छे है। युनचे का नाम सुनकर वो शख्स युन चिंगहोंग मुस्कुराए, लेकिन अगले ही पल उन्हें तेज खांसी आने लगी। युनशाओ चिंता से उनके पास गया। तभी युन चिंगहोंग की नजर युनशाओ के जख्मों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पूछा कि उसे चोट कैसे लगी। युनशाओ ने संक्षिप्त में बताया कि कैसे शहर के बाहर उन पर हमला हुआ था और उनका टारगेट 7th सिस्टर थी। उसने यह भी बताया कि अगर ब्रदर युन वहां मदद के लिए ना आते तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। इतनी नजदीक से युन चिंगहोंग अपने बेटे के घायल होने का पता लगा पाए। इससे युनचे को अंदाजा हो गया कि उनकी स्पिरिचुअल सेंस कितनी कमजोर हो चुकी है। युनचे को यकीन था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो युन चिंगहोंग अगले 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। युनशाओ ने यह भी बताया कि उसने और युनचे ने कसम खाकर भाई बनने का फैसला किया है। इस हिसाब से युन चिंगहोंग अब युनचे के भी पापा जैसे हुए। युन चिंगहोंग यह सुनकर खुश हुए कि उनके जिद्दी बेटे को आखिर एक दोस्त मिल गया। जब युनशाओ जोश से बोल रहा था, उसने देखा कि युन चिंगहोंग की आंखें युनचे को घूर रही थीं। उसके पूछने पर युन चिंगहोंग ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, मुझे बस अचानक लगा कि छोटे भाई युन थोड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं। जब मैं जवान था तो वो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। यह सुनकर युनशाओ अपने पापा को छेड़ने लगा कि वो अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। इस बात पर युन चिंगहोंग हंस पड़े, लेकिन कुछ ही पल में उनकी सांस फूल गई और वो फिर से जोर से खांसने लगे। युन चिंगहोंग की यह हालत देखकर युनचे के हाथ कांपने लगे। आखिरकार वो और सहन नहीं कर पाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, सीनियर युन, क्या आप मुझे अपनी चोट देखने देंगे? इस जूनियर ने अपने टीचर से मेडिकल स्किल्स सीखी हैं। हो सकता है कि मैं सीनियर की बीमारी को कम कर सकूं। युनशाओ हैरान रह गया कि युनचे को मेडिकल आर्ट्स भी आती हैं। वहीं युन चिंगहोंग एक बार फिर युनचे को गंभीरता से देखने लगे। उन्हें अपनी जिंदगी के अनुभव से किसी भी इंसान के सच और झूठ को समझ लेना चाहिए था, लेकिन युनचे के चेहरे पर उन्हें सिर्फ सच्चाई और एक अजीब सी बेचैनी दिख रही थी। न जाने क्यों इस अनजान लड़के के लिए उनके दिल में कोई नफरत या शक नहीं, बल्कि एक अजीब सा विश्वास पैदा हो रहा था। युन चिंगहोंग ने मुस्कुराकर समझाया कि उनकी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि एक पुरानी तकलीफ है जो सालों से उनके जिस्म को खा रही है। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले दुनिया के सारे मशहूर डॉक्टर्स ने हार मान ली थी और अब तो यह बीमारी उनके खून और हड्डियों तक में समा चुकी है। उन्होंने युनचे से कहा कि वो अपनी कोशिश बेकार न करे, लेकिन युनचे ने उनकी बात नहीं मानी। उसने शांति से कहा कि उसके मास्टर ने सिखाया है कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज न हो। अगर इलाज नहीं मिल रहा तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तक सही तरीका नहीं ढूंढा गया है। युनचाओ ने भी जोश में अपने पापा से कहा कि वो ब्रदर युन को एक मौका दें, क्योंकि युनचे ने उसकी चोटों को भी पल भर में ठीक कर दिया था। दोनों के जोर देने पर युन चिंगहोंग मान गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं थी।
युनचे ने आगे बढ़कर अपनी हथेली उनके सीने पर रखी और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से उनके शरीर की जांच करने लगा। सिर्फ एक पल में ही युनचे की भौहें तेजी से सिकुड़ गईं। युन चिंगहोंग की हालत उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब थी। उनके सारे इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो रहे थे और उनके दिल, फेफड़े और प्रोफाउंड वेन्स पर तलवार के निशान थे जो 20 साल बाद भी मौजूद थे। साफ था कि ये चोटें किसी बेहद ताकतवर सोर्ड एनर्जी से दी गई थीं। सोर्ड एनर्जी, माइटी हेवनली सोर्ड रीजन। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके 90% से ज्यादा टेंडन्स फेल हो चुके थे। अगर टेंडन्स टूटे होते तो युनचे उन्हें जोड़ सकता था, लेकिन इस तरह फेल हो चुके टेंडन्स को ठीक करना टूटे हुए टेंडन्स से भी ज्यादा मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है। युनचे समझ गया कि उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली थी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।